बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या था मार्जिन ऑफ सेफ्टी? बजटेड सेल्स, अब वो चाहे इन यूनिट्स हो या रुपीस, उनमें से माइनस कर दें आप लोग ब्रेक इवन सेल्स, तो जो डिफरेंस आएगा ना वो कहलाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करने का बेनिफिट कि आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करें और उसके बाद आप लोग इजीली प्रॉफिट की वैल्यू बता सकते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो आपको मिलेगी टोटल कंट्रीब्यूशन। वही जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का टोटल कंट्रीब्यूशन है बेसिकली वो आपका प्रॉफिट है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट तक कॉस्ट एलिमिनेट हो चुकी होती है, सारी एडजस्ट हो चुकी है। उसके बाद टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट कुछ भी नहीं है, वो सारा ही आपका प्रॉफिट बन जाता है। उससे रेलिवेंट हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए। एग्जांपल नंबर 6 हमने डिस्कस कर ली। एग्जांपल नंबर 6 तक किसी को कोई इशू? अच्छा, अब जरा देखते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या डाटा अवेलेबल है? कहते हैं ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड AIL मैन्युफैक्चर्स ऑटो स्पेयर पार्ट्स, करेंटली इट इज ऑपरेटिंग एट 7% कैपेसिटी। एट दिस लेवल द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। अच्छा, कैपेसिटी के बारे में एक क्वेश्चन हम लोगों ने हाई लो मेथड से रेलिवेंट भी किया था, तो इसीलिए ये बड़ा जरूरी होता है। अब देखो क्या कहते हैं, कहते हैं ब्रेक इवन सेल्स। अब उसने खुद ही बता दी कि हमारी ब्रेक इवन सेल्स कितनी है, तो ब्रेक इवन सेल्स पर मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है? 125 मिलियन। ब्रेक इवन सेल्स हैं तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू, लेकिन ये फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है 125 मिलियन, इसमें वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट दोनों शामिल हैं। अच्छा, फिर क्या कहता है? मार्जिन ऑफ से, और वो कितना है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25 मिलियन है, तो उसकी बजटेड सेल्स कितनी होंगी फिर? 150 मिलियन। अब देखो ये तो बच्चों वाले काम है ना, कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू बजटेड सेल्स लेस ब्रेक इवन सेल्स। अब दो चीजें गिवन है, थर्ड वन फाइंड करनी है हम लोगों ने, तो फिर बजटेड सेल्स मेरी क्या बन जाएंगी? 125 प्लस 25 इज इक्वल टू, तो 150 में से 125 लेस किया तो 25 मिलियन आया ना। बात क्लियर होगी सब बच्चों को? फिर क्या कहता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू सेल। ये कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, उसका नाम है कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू सेल, और वो क्या है? 20%। अब देखिए भाई, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो 20% हो, तो रिमेनिंग जो 80% होता है ना वो वेरिएबल टू सेल्स रेशो होता है। क्या? वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो होगा। अच्छा, अगर ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू सेल रेशो 20% है, तो वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो कितना आएगा? 80%। बात क्लियर हो गई? और अगर आपकी सेल्स 125 मिलियन है, तो इसमें से वेरिएबल पोर्शन कितना होगा? इसमें से वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 125 मिलियन। अब वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो कितनी बनेगी आपके पास? 80%। तो अब जरा चेक करो इसके मुताबिक, इसका 80%, 100 मिलियन वेरिएबल कॉस्ट है। 100 मिलियन वेरिएबल कॉस्ट है। अगर सेल्स 125 मिलियन की हो तो कंट्रीब्यूशन कितनी है? 25 की। अच्छा, अब जरा सुन लेना, एक मिनट फिर सुनो। कंट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करते हैं? सेल्स माइनस इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर। एम आई राइट? आप कह रहे हैं कंट्रीब्यूशन 20% है, किसका 20%? तो सेल्स कितने परसेंट हैं? तो फिर वेरिएबल कॉस्ट इसमें से क्या माइनस करोगे 20 आ जाए। अब आपको ये बात समझ आई कि कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो अगर 20% है, तो वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो कितनी हो जाएगी? 80% हो जाएगी। बात क्लियर हो गई? अगर आपकी सेल्स 125 मिलियन की हैं, तो उसमें से कितनी वेरिएबल कॉस्ट होगी या कितनी कंट्रीब्यूशन होगी? अब देखो,
ये कितने परसेंट के इक्वल, तो 125 जितने परसेंट के इक्वल उसके साथ डिवाइड, और जो चीज फाइंड करनी है वो कितने परसेंट के इक्वल, सपोज हमने वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करनी है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट के इक्वल है, मल्टीप्लाइड बाय 80। तो देखो आंसर कितना आ गया, 100। तो कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई, तो देखो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, अब अगर आपसे पूछूं तो 25 डिवाइडेड बाय 1 to 5, क्या 20% आ नहीं गया। अब मेरी बात समझ आई। अच्छा अब जरा गौर करो ना, नहीं तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट की समझ आ गई है। दूसरी बात, जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट फाइंड की, कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई 25, तो ये सेल्स कौन सी सेल्स है, ब्रेक इवन सेल्स है। ब्रेक इवन सेल्स है तो प्रॉफिट क्या होगा, 0। तो फिर फिक्स्ड कॉस्ट क्या बन गई, ये वो डाटा था जो आपने फाइंड करना था। ब्रेक इवन सेल्स मैंने पिक की, अगर ब्रेक इवन सेल्स हैं तो प्रॉफिट, तो टोटल कंट्रीब्यूशन जो भी आपने फाइंड की है वही तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। बात क्लियर। अब आपको फिक्स्ड कॉस्ट का पता चल नहीं गया, क्या आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी 25। मेरी बात समझ आई। फिर से सुनो, अब अगर आप लोग देखें तो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसकी सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसकी सेल्स 25 मिलियन। मेरी बात समझ आई। सुनिए सुनिएगा, अगर मैं इन सेल्स को, ये देखें 25 मिलियन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो मेरी बजटेड सेल्स कितनी होंगी, ऑलराइट 150 का 80% इसकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, और रिमेनिंग 30 टोटल कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट, तो बजटेड प्रॉफिट कितना आ जाएगा। हाँ जी, बात क्लियर हुई। देखिए घूम उसी सर्कल में रही हैं, लेकिन चीजें सॉल्व करने का मेथड बदलता जा रहा है। और अकाउंटिंग में, खासतौर पे कॉस्ट अकाउंटिंग, आपके सोचने की सलाहियत सबसे हाई होनी चाहिए, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व। पता है यहाँ पे ना एक मेथड को हम लोग फॉलो नहीं कर सकते, यहाँ पे हम लोग लकीर के फकीर नहीं हो सकते, यहाँ पर हमें हर एंगल से चीजों को सोचना होता है। अच्छा अभी के लिए अगर आप लोग देखो, मुझे नहीं पता निचले क्वेश्चन में क्या कुछ कह रहे हैं, अभी ना मैं सिर्फ इन 3 चीजों को मैंने उठाया और मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन करना सिखा दिया। गॉट इट। अच्छा अब इसकी बजटेड सेल्स हैं कितनी, और उसने कहा है कि ये 70% है, करंटली इट इज ऑपरेटिंग एट 70%, तो हम इसका 100% भी फाइंड कर सकते हैं। अगर वो अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहे कुछ भी परसेंटेज से, हम वो भी फाइंड करके उसको दे सकते हैं। क्लियर। अच्छा अब सुनो, फिर सुनो, कहते हैं AIL is planning to increase capacity utilization through the following measures। कैसे, कहते हैं सेलिंग प्राइस वुड बी रिड्यूस्ड बाय, आपको पता है जैसे ही सेलिंग प्राइस रिड्यूस होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। चीज सस्ती करोगे तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स ज्यादा हो जाएंगे। ओके, तो आपको ज्यादा, अब मतलब फिर कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, फिर जो आपने बजट बनाया था उससे ज्यादा जाके सेल होगी। क्लियर। फिर विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम बाय, अब पहले कितने पे काम कर रहा था 7, अब 30% से उसने इंक्रीज कर जाना है प्रोडक्शन वॉल्यूम। फिर क्या कहते हैं, कहते हैं इंक्रीज इन सेल्स वुड रिक्वायर एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज, अब इस काम के लिए आपको 40 मिलियन का एक्सपेंस भी करना है, मतलब जो पहले एक्सपेंसेस सिर्फ वो नहीं चलेंगे, न्यू एक्सपेंसेस आएंगे। फिर क्या कहता है, इन डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल्स एंड वर्किंग कैपिटल,
मतलब एक तो वर्किंग कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करो, साथ में व्हीकल्स वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल्स, मतलब वो जो ट्रांसपोर्टेशन डिलीवरी के लिए जो गाड़ियां यूज करेंगे उसके लिए 40 मिलियन का एक्सपेंस। फिर क्या कहता है, द एडिशनल फंड्स वुड बी अरेंज थ्रू अ लॉन्ग टर्म लोन। भाई ये पैसा हमारा अपना नहीं, ये हम लोगों ने उधार लिया, एट अ कॉस्ट ऑफ, तो इसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट भी पे करेंगे 15% के हिसाब से। फिर डेप्रिसिएशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल वुड बी रुपीज, और व्हीकल आई नॉन करंट एसेट, तो ड्यूरिंग द पीरियड इसके ऊपर 5 मिलियन का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी आ जाएगा। क्लियर? क्या किया, कहता है कि भाई हम लोगों ने ना कुछ स्टेप्स लिए, क्या कि हमने अपनी सेलिंग प्राइस को 5% रिड्यूस कर दिया। मतलब पहले अगर 100% थी तो 5% रिडक्शन के बाद वो 95% पे लाते। जब हम लोग 95% पे आए तो हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ गई। क्यों? सेलिंग प्राइस के डिक्रीज करने से डिमांड बढ़ जाती है, तो हमने प्रोडक्शन कैपेसिटी 30% से इंक्रीज की। डिमांड बढ़ गई तो मुझे वो गुड्स डिलीवर भी करनी पड़ी, तो उसके लिए मुझे एक न्यू गाड़ी परचेज करनी थी जो 40 मिलियन में आई, और वो 40 मिलियन हमारा अपना पैसा नहीं था, हमने लोन के तौर पर लिया, और उसके ऊपर हम 15% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। साथ में जो हमने गाड़ी परचेज की उसका ड्यूरिंग द ईयर जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया वो 5 मिलियन। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट वन कहते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन economies of scale would reduce variable cost per unit by, प्रोडक्शन के इंक्रीज करने से हमारी जो कहता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ना, वो 10% से क्यों रिड्यूस हो जाती है, हालांकि प्रोडक्शन तो ज्यादा कर रही है। तो पर यूनिट प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट में डिक्रीज कैसे आएगा? आपको क्या लगता है क्या सिचुएशंस हो सकती हैं? हालांकि क्वांटिटी ज्यादा बना रहे हैं हम लोग, वेरिएबल कॉस्ट है, क्वांटिटी के ज्यादा बनाने से बेटा टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है। ओके, लेकिन जहां पर क्या हुआ, हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को कहते हैं ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब आपकी नजर में वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कौन कौन से हैं? बल्क में मटेरियल परचेज किया तो हमें डिस्काउंट मिल गए, पहला पॉइंट मटेरियल के हवाले से डिस्काउंट मिला तो मटेरियल सस्ता हो गया, मटेरियल सस्ता हो गया वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो गई। और नहीं, सब्सिडीज वगैरह एज सच नहीं, लेकिन कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं ये नहीं सुनना चाह रहा जी। मटेरियल उसके साथ लेबर, मटेरियल के साथ लेबर, लेबर में एफिशिएंसी आती है जब आप कोई एक काम बार बार रिपीट करो। तो फर्स्ट टाइम में आप जितना टाइम लगा रहे थे फर्स्ट टाइम उसको कंप्लीट करने में, क्या 10th टाइम उसी काम को करने में उतना टाइम लगाओगे? और अगर सपोज मैं उनको कांस्टेंट रेट पे कर रहा हूं, तो क्या 10th टाइम में भी मैं उनको उतना ही रेट पे करूंगा? नहीं। क्या अब क्या एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, सेम टाइम में वो मुझे ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करके देंगे। बात क्लियर हो गई? अच्छा चले, ये तो वैसे ही एक थ्योरेटिकल पॉइंट मैंने आपसे पूछ लिया कि ऐसी बात आपसे पूछ सकता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में इतने परसेंट का डिक्रीज आ गया, तो रीजन बताएं। तो क्या, एक वही बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट आ गया, दूसरा हमारे पास लेबर की एफिशिएंसी वगैरह आ गई। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अब जब लेबर की एफिशिएंसी आ गई और मेरे फिक्स्ड ओवरहेड लेबर और को बेस बनाकर होते, प्रोडक्शन ओवरहेड्स लेबर और को बेस बनाकर होते, तो वो भी कम हो चुके थे। ओके, चले ये इससे थोड़ा हट के मैंने क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट देखो अब क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, कहते हैं प्रिपेयरिंग फॉर अंडर करंट एंड वुड इन्वॉल्व फॉलोइंग कैलकुलेशन। सबसे पहले करंट, करंट के बारे में देखो तो यार ये करंट ही तो था। हाँ जी,
कैसा था? अच्छा अब सुनिएगा, करंट की आपको समझ आ गई कि 150 की सेल्स हो जाएंगी कैसे? ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये मेरे पास 150 की सेल्स हो गई, 150 का 20% मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। ओके, और इसका रिमेनिंग, ये यहाँ पे ये गलत है, 125 का 20% तो आपके पास आ जाएगा ना, जैसे मैंने फिक्स कॉस्ट पहले ब्रेक इवन पॉइंट से फाइंड की थी, तो फिक्स कॉस्ट तो मेरे पास सेम ही रहेगी ना। ये वाली फिक्स्ड कॉस्ट हमने यहां से उठाई थी ब्रेक इवन सेल्स में से, तो यहां से फिक्स्ड कॉस्ट उठाई तो ये फिक्स्ड कॉस्ट इधर आ गई। लेकिन उसने कंट्रीब्यूशन मार्जिन का क्या कहा था हमसे? 20% कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। तो 150 का 20% इज इक्वल टू, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 120। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? इसके लिए ये 25 के लिए हेल्प कर रहा है आपके पास ये वाला पोर्शन। ओके, ये ब्रेक इवन सेल्स, तो 125 का 20% कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो थी, तो सेल्स का 20% टोटल कंट्रीब्यूशन। अब क्योंकि ये ब्रेक इवन पॉइंट पर है तो टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, तो वही फिक्स्ड कॉस्ट बन गई, इसीलिए उन्होंने 125 का 20% ले लिया। ये है, ये बात क्लियर है सब बच्चों को? कोई डाउट? अच्छा, तो फिर प्रॉफिट कितना आ गया? तो करंट सिचुएशन में 5 मिलियन का प्रॉफिट चल रहा है। ये बात मैंने आपको यहाँ पे समझा दी थी, क्या आपको यहाँ पे समझ आ नहीं गई थी? वो ही कॉलम तो यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पे क्या इशू हो सकता है आप लोगों को? क्लियर है ये बात? अच्छा, अब वो कहते हैं प्रोपोज्ड, जो मैंने आपको एक प्रपोजल दिया उसके मुताबिक मुझे बताओ। तो हम लोगों ने क्या कहा? हमने कहा कि भाई एक तो हमारी जो सेलिंग प्राइस है ना वो 5% से रिड्यूस होगी, लेकिन जो क्वांटिटी है वो 30% से इंक्रीज भी हो जाएगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो जो मेरा रैम, अब मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स तो गिवन नहीं है ना, मुझे तो रेवेन्यू गिवन है। मैं अपने रेवेन्यू का, ये देखिए 150, इसमें 30, अब इसको मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये 100% है, इसमें जब 30% का इंक्रीज लेकर आऊंगा तो टोटल मेरे पास ये वाला रेवेन्यू होगा 1.3 से मुराद है आफ्टर 30% इंक्रीज। तो अगर अभी ये रेवेन्यू 100% है, प्रोडक्शन कैपेसिटी में 30% का इंक्रीज आया, तो रेवेन्यू भी तो 30% से इंक्रीज होगा ना। तो 30% इज इक्वल टू 1.30। बात क्लियर? लेकिन मुझे सेम इसी अमाउंट से सेलिंग प्राइस नहीं मिलनी, मुझे कितनी अमाउंट से मिलनी है? 95% आफ्टर 5% डिस्काउंट। तो मैं इसको 95% को क्या 0.95 लिख नहीं सकते? तो 0.95। तो प्रोपोज्ड मेरे पास रेवेन्यू क्या आ जाएगा? 185.25। 30% का बेटा प्रोडक्शन कैपेसिटी में इंक्रीज, तो मतलब प्रोडक्शन में इंक्रीज, नंबर ऑफ यूनिट्स में इंक्रीज। तो जब नंबर ऑफ यूनिट 30% से इंक्रीज हुई है तो उनको सेल करके रेवेन्यू भी तो उतने से इंक्रीज होगा ना। बात समझ आ गई? तो हमने अज्यूम किया जो पहले हमारे पास प्रोडक्शन थी वो 100%, 30% से इंक्रीज करूंगा तो कितनी बन जाएंगे? 130%। तो जब 130% लिखा जाता है तो डिवाइडेड बाय 100 करो, परसेंटेज का साइन खत्म करने के लिए, तो वैल्यू क्या बन जाएगी? ओके, या तो लिख दो 130% या लिख दो 1.3। ऑलराइट, अब कोशिश कर लिया करें कि फिर 150 मल्टीप्लाइड बाय 130 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये 100% रेवेन्यू नहीं मिलना। क्यों? क्योंकि 5% डिस्काउंट्स हैं, तो फिर 95% अमाउंट आपको मिलेगी। ओके, तो अगर प्रोपोज्ड ऑप्शन पर जाते हो तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 185 अच्छा, अब 185.25 का आप लोगों ने जाकर 20% नहीं लेना। हाँ जी, क्यों नहीं लेना? अब इसकी बात ये है क्योंकि अब आपकी वेरिएबल कॉस्ट वैसी नहीं रही जैसे पहले थी।
आपकी वेरिएबल कॉस्ट में भी फर्क आ गया है। तो वेरिएबल कॉस्ट के फर्क आ जाने की वजह से आपकी ये वाली अमाउंट चेंज हो चुकी होगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहां पर देखें पहले कितनी थी 120। अच्छा, अब क्या करना है 120। तो उसने आपको एक बात बताई थी कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट 10% से, तो 10% से रिड्यूस होकर कितने परसेंट बन गई, पहले कितनी थी 100, 120, 120, 120, इसका 90%। गॉट इट। फिर ये वेरिएबल कॉस्ट है। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे तो क्या वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी? अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। कितने से? जितने से प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे। तो प्रोडक्शन कितने से इंक्रीज की? तो वेरिएबल कॉस्ट में भी 30% का वह इंक्रीज आ जाएगा। तो मल्टीप्लाइड बाय 130, तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या बनेगी? अब सेल्स में से इसको लेस करो तो वैल्यू क्या आ जाएगी आप लोगों के पास? कंट्रीब्यूशन 44 फिर से सुन बेटा, वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड कर रही होती है नंबर ऑफ यूनिट्स पर। अब मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स तो नहीं थे ना। अब जितने नंबर ऑफ यूनिट सेल किए होंगे, लाने वाते बनाए भी उतने होंगे, कॉस्ट भी उतनों की आएगी। अब मेरी अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी में इंक्रीज आ गया है तो मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स में इंक्रीज आ गया है। पहले अगर मैं 100 यूनिट्स की बात कर रहा था तो अब मैं 30% के इंक्रीज के बाद 130 नंबर ऑफ यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। एम आई राइट? पहले मेरे पास जो वेरिएबल कॉस्ट थी वो कितनी थी 120, लेकिन मैं 100 यूनिट बनाता था। मैं बात कर रहा हूँ परसेंटेज में, बेसिकली 100% यूनिट पहले मैं बना रहा था तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट थी उनकी 120। अब मैंने 30% से नंबर ऑफ यूनिट्स को इंक्रीज कर दिया, क्या वेरिएबल कॉस्ट 120 रहेगी? क्या हो जाएगी 120 मल्टीप्लाइड बाय ये भी 30% इंक्रीज, तो मल्टीप्लाइड बाय 30 नहीं कर देना, वो 30 तो आएगा इंक्रीज के तौर पर। इंक्रीज होकर कितनी बन जाएगी? ये बन गई। अब सिर्फ कैपेसिटी में इंक्रीज आता ना तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट ये थी, लेकिन उसने कहा है कि ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल अब आपको इतनी पे नहीं करनी। तो पे कितनी करनी है? कहता है इसका 10% कम। तो जब इसको 10% कम करूंगा तो मैं पे कितना करूंगा? अब जरा चेक करना ये वैल्यू। अब सेल्स में से ये लेस करो तो वैल्यू ये अब आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ऑलराइट। अच्छा, फिर अब फिक्स्ड कॉस्ट, भाई ऑलरेडी ये फिक्स्ड कॉस्ट है 25, ऑलरेडी फिक्स्ड कॉस्ट है। क्या डेप्रिसिएशन फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है? प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन उसने तो नहीं कहा ना कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो फिर स्ट्रेट लाइन मेथड ही है। तो क्या वो 5 मिलियन का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है क्या वो आपकी फिक्स कॉस्ट नहीं होगा? फिर दूसरी बात कि वो जो 14 मिलियन था वो भी आप लोगों ने उधार पर लिया है और उसके ऊपर आप 15% इंटरेस्ट, तो क्या इंटरेस्ट आपके एक्सपेंस नहीं है? क्या अब इस एक्सपेंस का ताल्लुक क्या आपके नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से है? नहीं, तो वेरिएबल कॉस्ट तो ना हुई। आप प्रोडक्शन करो ना करो आपको ये एक्सपेंस तो पे करना है ना। तो इस वजह से, और दूसरी बात, जब आप लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करें क्या उसका ताल्लुक नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन से है? नहीं, तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और इंटरेस्ट आपकी फिक्स कॉस्ट का पार्ट नहीं है। मेरी बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? तो फिर कितना इंटरेस्ट? 40 का 15% इज इक्वल टू 6। अब आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई और आपको प्रॉफिट मिलेगा? हाँ जी। अब दोबारा से जरा इसको देख लो और मुझे बताएं कोई ऐसी बात जो अभी भी आपको समझ ना आई हो या आप दोबारा से पूछना चाहते हैं। अच्छा, जरा नेक्स्ट देखें क्या कहता है। कहता है इन एडिशन कंप्यूटिंग ब्रेक इवन
sales and margin of safety after taking the above measures would have the following results. क्या कह रहे हैं? कहते हैं अब जो मैंने आपको प्रपोज्ड ऑप्शन दिया है इसके मुताबिक मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? क्या आपको लगता है कि ब्रेक इवन पॉइंट सेम होगा? नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट चेंज हो चुका है। अब ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आएगा? क्या से फाइंड करते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। बेटा नंबर ऑफ यूनिट्स वो नहीं बता रहा, तो मैं भी उसको ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स रुपीस जाकर बताऊंगा, मैं यूनिट्स में नहीं बता सकता उसको। जब यूनिट नहीं बता रहा तो मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे फाइंड करूं? है ना, मैं टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड कर सकता हूं, लेकिन टोटल कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या सेम सेम होती हैं? लेकिन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल्स या टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो सेम होती है। ऑलराइट, तो अब प्रोपोज्ड ऑप्शन पे मैं गया और इसके मुताबिक देखो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो क्या बनी? 44.85 डिवाइडेड बाय 185.25 क्या बनी? 85 डिवाइडेड बाय पॉइंट, ये कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो बन गई। ऑलराइट, अब क्या करें? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, तो ब्रेक इवन सेल्स कितनी आ गई? 148 पॉइंट, हो गया क्लियर? ये ब्रेक इवन सेल्स हैं, ये बजटेड सेल्स हैं आपकी, तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। क्लियर? आई होप कि अब आपको ये वाले कॉन्सेप्ट यहां तक समझ आ चुके हैं। चलें, गुड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और वो है टारगेट प्रॉफिट। अब एक तो चीज ये थी कि आप लोग ये कह रहे थे कि ब्रेक इवन यूनिट्स क्या होंगे, मींस दैट आप अपने आप को लॉस से सेव कर रहे थे। आप कहते थे कि अगर प्रॉफिट 0 हो तो नंबर ऑफ यूनिट्स क्या होंगे, तो वहां पर हमने क्या कहा था? टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। एम आई राइट? लेकिन आज आप ये कह रहे हैं कि भाई मैंने सिर्फ खुद को लॉस से सेव नहीं करना, मुझे 10,000 का प्रॉफिट भी चाहिए। अब ये जो डिजायर्ड प्रॉफिट है ना, बेसिकली ये आप लोगों का है टारगेट प्रॉफिट, कि इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करूं। क्या इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितने नंबर ऑफ यूनिट्स सेल करूं? मेरी बात क्लियर हो गई? या तो आप ये चीज इन यूनिट्स बताएंगे, या आप बताएंगे कि इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए मैं कितने रुपीस की सेल्स करूं। दोनों सिचुएशंस में या तो इन टर्म्स ऑफ सेल्स रुपीस बताओगे या इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड बताओगे। बात क्लियर? अच्छा, अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा कि भाई इससे पहले आप लोग जब ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड कर रहे थे, ब्रेक इवन पॉइंट पर आप लोगों ने क्या कहा? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आ गए। डन। फिर आपने कहा ब्रेक इवन रेवेन्यू कैसे? डिवाइडेड बाय टू सेल्स। अब ये पीछे वाले कॉन्सेप्ट की थोड़ी सी रिवीजन हो नहीं जाती, बार बार फार्मूलाज लिख लिख के वो फार्मूलाज ऑटोमेटिकली माइंड में सेव हो जाते हैं। अब हम कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, और ये दोनों फार्मूलाज कब यूज होंगे? जब प्रॉफिट 0। ऑलराइट, तो मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं कि फिक्स्ड कॉस्ट
या टोटल कंट्रीब्यूशन? क्या कोई फर्क आएगा मेरे क्वेश्चन में? अच्छा अब देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा, हम लोग चलते हैं जरा अपने इन कॉन्सेप्ट पर जो हम लोगों ने यहां पर देखे थे। इस टेबल को जरा देखिएगा, मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है और मेरा यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 0। तो मेरी कंट्रीब्यूशन कितनी? ऐसा नहीं लग रहा जैसे मैं अगर फिक्स कॉस्ट में 0 ऐड कर दूं तो इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन? फिर से सुनो, मैं 250 नंबर ऑफ यूनिट्स पर गया, यहां पर जरा चेक करो मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है। और आपको अगर क्वेश्चन में बता दे द फिक्स कॉस्ट इज 16,000 एंड द डिजायर्ड प्रॉफिट इज 4,000, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, फाइंड द रेवेन्यू अर्न टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4,000। तो आपको ना हमेशा ये वाली अमाउंट चाहिए, और ये वाली अमाउंट कैसे आएगी कि फिक्स्ड कॉस्ट में अपना डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड कर दो, फिक्स्ड कॉस्ट में अपना डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड कर दो तो टोटल कंट्रीब्यूशन आनी चाहिए। सिंपल सी बात है यार, टोटल क्या करते थे, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब फिक्स्ड कॉस्ट है पड़ी, प्रॉफिट है पड़ा, टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड करनी है तो क्या करूं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन। क्या बोल, ठीक कह रहा हूं? अच्छा अब सपोज यहाँ पे लॉस हो जाए तो फिक्स कॉस्ट में से माइनस कर दो, प्रॉफिट हो रहा है तो फिक्स कॉस्ट में ऐड कर दो। तो बेटा फार्मूलाज बिल्कुल सेम रहेंगे जैसे यहां पर हैं, फर्क किस चीज का आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, जिसे टारगेट प्रॉफिट कहा गया। इस फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट को अगर डिवाइड करते हो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ तो आएंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, कि अगर इतने नंबर ऑफ यूनिट आप सेल करोगे ना तो आपका प्रॉफिट वो टारगेट प्रॉफिट के इक्वल होगा। और अगर आप लोग इसको डिवाइड करते हो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो के साथ तो आंसर इन रेवेन्यू, कि अगर आपने इतना रेवेन्यू अर्न किया तो आपका प्रॉफिट टारगेट प्रॉफिट के इक्वल हो। मेरी बात समझ आई है सबको, क्लियर? ये दोनों इन्होंने फार्मूलाज लिखे, वॉल्यूम, टारगेट एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स तो ये आ गया, और टारगेट एक्सप्रेस्ड इन सेल्स न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डिफरेंस। बात क्लियर? और एग्जाम्पल नंबर 8, ये जरा आपने मुझे सॉल्व करके देना है। शाबाश, एग्जाम्पल नंबर 8। अच्छा अब जरा सुनिएगा, सेम यही कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट एग्जांपल तो वैसे ही सबसे ज्यादा इजी होती है। आपसे क्या कह रहा है, मतलब इन फ्यूचर अब आपने क्या करना होगा, देखो क्या कहता है, कंपनी मेक्स एंड सेल्स प्रोडक्ट दैट हैव अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ रुपीज एंड सेल्स फॉर रुपीज। इनकी मदद से मैं कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो भी फाइंड कर सकता हूं, मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी फाइंड कर सकता हूं। अच्छा पहले अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की अगर मैं बात करूं, इज इक्वल टू 9 माइनस इज इक्वल टू, किसी को डाउट? और अगर मैं ये यूज करूंगा तो आंसर इन यूनिट्स। तो भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है, इनकेस रेवेन्यू पूछ रहा है तो यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 9 रेवेन्यू आ जाएगा। कोई परेशानी? क्या कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो पे मुझे जाने की जरूरत है? अच्छा अब जरूरी नहीं कि अगर बुक वाला जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा, नहीं है भाई जरूरी। मैं क्या करूंगा, यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रेवेन्यू। क्लियर हो गई बात? चाहे वो आप ब्रेक इवन पॉइंट हो, चाहे वो टारगेट प्रॉफिट हो, चाहे वो जो मर्जी हो, मैं सॉल्व कर सकता हूं। अब देखो क्या कहता है, कहते बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट और रुपीज, तो ब्रेक इवन पॉइंट पर मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होगी, 600,000। अगर मैं यहीं तक अगर रहूं 600, ब्रेक, मेरी बात नहीं सुनी गई, मैंने कहा ब्रेक इवन पॉइंट पर मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन
मेरी टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होगी, इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट 600,000 ही होगी। ओके अच्छा, अगर सपोज कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो यहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते देखिए मैं सिर्फ उस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे नहीं रह सकता, मुझे एक्स्ट्रा बातें बतानी हो, तो अगर यहीं पे कह दे कि ब्रेक इवन यूनिट्स क्या होंगे, तो 600,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 150,000। 150,000 ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट। तो अगर मुझे कह दे कि भाई इधर हमारा रेवेन्यू कितना होगा, तो 150,000 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू 1350,000। बात क्लियर होगी सब बच्चों को, किसी को डाउट? बात क्लियर? नहीं पूछा उसने। ये वो बातें हैं जो टारगेट प्रॉफिट से पहले पूछ रहा था, अब उससे पहले ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहा था ना, यही चीजें पूछ रहा था, यूनिट क्या होगा और रेवेन्यू कितना होगा। मैंने बता दिया, क्या फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय किया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो आंसर आया 150,000 यूनिट्स। उसने कहा कि रेवेन्यू बताओ, तो 150,000 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू 1350,000, 13,50,000 का रेवेन्यू। क्लियर? अब उसने क्या कहा यार, 600,000 की बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट है, कहता है एंड द कंपनी विशेस टू मेक अ प्रॉफिट एट लीस्ट 1 लाख रुपए का, उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो क्या मेरी टोटल कंट्रीब्यूशन 6 लाख ही रहेगी? नहीं, अब कितनी हो जाएगी? क्यों? प्रॉफिट उस टाइम आता है जब टोटल कंट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन फिक्स्ड कॉस्ट। तो कितनी ग्रेटर? जितना प्रॉफिट चाहिए। तो फिक्स्ड कॉस्ट 6 लाख, प्रॉफिट 1 लाख का चाहिए, इंक्रीज कर दो तो टोटल कंट्रीब्यूशन 7 लाख। बात क्लियर? तो 7 लाख डिवाइडेड बाय 4 कर दूं तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 175,000 नंबर ऑफ यूनिट। कि अगर मैं 175,000 नंबर ऑफ यूनिट सेल करूं तो मेरा प्रॉफिट 1 लाख है। और रेवेन्यू कितना? 175,000 मल्टीप्लाइड बाय 9, 1,575,000। गॉट इट? अब क्या मसला था इसमें, ये देखो, ये 4, ये टोटल कंट्रीब्यूशन required to earn the profit of rupees 100,000। गॉट इट? तो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यूनिट्स आ गए, रेवेन्यू में आंसर करना है तो मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस, ये आंसर आ गया। अच्छा, दूसरा सॉल्यूशन उसने जाकर कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो से दे दिया, तब भी कोई सच प्रॉब्लम नहीं, बात वही 700,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, तो डायरेक्ट रेवेन्यू आ जाएगा, फिर इसको डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस कर दें तो यूनिट्स आ जाएंगे। क्लियर? आप कोई डाउट? एग्जांपल नंबर 9 सॉल्व करें। अब एग्जाम्पल नंबर 9 कितनी इजी लगी होगी आप लोगों को, ये देखो जरा डाटा पढ़ लेते हैं इसमें। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है, कंपनी मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट दैट इट सेल्स एट रुपीज, सेलिंग प्राइस मिल गई, कहते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और फॉर द पीरियड एंड द कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो इज, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो इज 60%, और उसने सेलिंग प्राइस बता दी, वेरिएबल टू सेल रेशो कितनी होगी? 40%। शाबाश। मतलब क्या कि इस सेलिंग प्राइस का 60% कॉन्ट्रीब्यूशन, कितनी? 8 इंटू 6, 48 कॉन्ट्रीब्यूशन, इस सेलिंग प्राइस का 40% विच इज इक्वल टू 32, वो वेरिएबल कॉस्ट। ऑलराइट, एक यूनिट की क्या? सेलिंग प्राइस 80, वेरिएबल कॉस्ट 32, कंट्रीब्यूशन 48। किसी को इशू? अब बातें समझ आ नहीं रही। और फिक्स्ड कॉस्ट है 360, तो नंबर ऑफ यूनिट्स एट ब्रेक इवन पॉइंट कितने बनेंगे? 360 डिवाइडेड बाय
48, 125, 100, 12,500, 12,500 number of units at break even point. क्लियर? अच्छा, फिर क्या कहता है? कहते फॉर द पीरियड एंड कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो इज 60%, कंपनी इंटेंड्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज, तो मतलब ब्रेक इवन पे तो नहीं रहने वाला। अब क्या करना है? फिक्स मेथड सेम, क्या? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। वैल्यू आपके पास बन जाएगी 600,000, 360 प्लस 240, रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन होगी 600,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 48, तो मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा? उसमें ब्रेक इवन पॉइंट मैंने पूछा था, तो वो 12,000, वो 7,500 था। क्वेश्चन ना सुना लिया करो। मैं पहले इसकी बात, मैंने तो पढ़ा ही नहीं था इसको, तो मैं पहली जो बात कर रहा था वो कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा था फिक्स्ड कॉस्ट के साथ, तो मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहा था, वो 7,500 था। 360,000 डिवाइडेड बाय 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 60%, 48, तो आंसर 7,500 ब्रेक इवन पॉइंट। ऑल राइट। अच्छा, उसने कहा है कि भाई मुझे 240 का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 7,500 नंबर ऑफ यूनिट नहीं सेल करेगा, उससे कम भी नहीं करेगा, अब उससे ज्यादा, तो कितना ज्यादा? तो हम जाकर देखेंगे कि फिक्स्ड कॉस्ट में अब वो प्रॉफिट ऐड कर दो, तो कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड 600,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 48, तो कितना? 12,500। ऑलराइट, अब अगर यहां पर वो पूछ ले द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो 12,500 माइनस 7,500 विच इज इक्वल टू 5,000। ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू, तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 80, बात समझ आ गई? एंड 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 48 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ रुपीज 240,000। फाइंड करने की जरूरत, देखो क्या कहता है, कहते द ब्रेक इवन, अब तो जरूरी था क्योंकि उसने खुद पूछा है, एंड सेल्स वॉल्यूम टू अर्न टारगेट प्रॉफिट, तो उसने दो चीजें पूछी हैं, तो हम लोगों ने दोनों बता दी। वुड बी कैलकुलेटेड एज फॉलो, तो मतलब इसके बाद ये वाली जो चीज थी ना, ये सॉल्यूशन था जी। सर उसने ब्रेक इवन के ऊपर 77,500 यूनिट्स हैं सर, बाइट से जो है ये 8,000 लिखी हुई है इसमें, जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 3,000 है सर, तो ये बनता है नहीं नहीं नहीं, ये डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए ये आ जाएगा, इसको कैंसिल कर दो, कोई नहीं। ये इसने वैसे एक्स्ट्रा एक इंफॉर्मेशन वगैरह लिख दी है, इसका हमारे सोल्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है। ओके, इस लाइन को यहां से कैंसिल कर। हाँ जी, हाँ जी, बस ये इसको यहां से गलत, बाकी तो बाला सारा ठीक है ना, बस इट्स गुड। अच्छा, नेक्स्ट चलते, हाँ, अब अगर सपोज ऐसी ही सिचुएशन होती, तो बजटेड सेल ये, तो फिर मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी 500 यूनिट्स का था, बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन से, तो वो मेरे पास आएगा 500 यूनिट्स का, लेकिन इस चीज को यहां से कैंसिल करता हूं। हाँ, अगर क्वेश्चन में ही गिवन होता है द बजटेड सेल्स आर 8,000 यूनिट्स, तो फिर 500 ब्रेक वो आता मार्जिन ऑफ सेफ्टी, राइट? कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी, अब एग्जांपल नंबर 10, 11 एंड 12, चलें 12 तक। अभी हम लोगों ने 9 की थी, 10, 11, 12 ये आप लोगों की होम असाइनमेंट्स होंगी, और 13 एंड 14 इंशाल्लाह हम लोग कल अपनी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 10, 11, 12 को हमें यहाँ पे ना डिस्कस करना पड़े। ओके, फिर हमारे पास आ जाएगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और मतलब हम लोगों ने
प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट और ब्रेक इवन चार्ट। वो ब्रेक इवन तो हम लोग देख चुके हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम देखना बाकी है। तो फिर हमारा इंशाल्लाह 1 और 2 डेज में कॉन्सेप्ट वाइज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, हमें कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स में अच्छे खासे दिन लगेंगे। असल जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है ना, वो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल से जानकर होनी है। ऑलराइट, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।